नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिंक के बारे में, जिसको हम यसत भस्म बोलते हैं। कई ग्रंथों में खरपर शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो जिंक का प्रयोग मॉडर्न साइंस में भी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिंक का फुला। मतलब जिंक का फुला को मतलब हुआ कि जिंक को ओपन हवा में जलाया जाता है और इससे नीली गैस निकलता है और बाद में अंततः यह सफ़ेद रंग का राख अर्थात भस्म बन जाता है। और इस भस्म का प्रयोग मॉडर्न साइंस में मरहम बनाने में किया जाता है, जो वुंड हीलिंग के काम में आता है और अंजन करने के लिए किया जाता है। अगर आप कोई मरहम खरीद के लाते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड एक कंपोजिशन होता है। लेकिन आयुर्वेद में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का नाम है अमृतीकरण। अमृतीकरण में सबसे पहले शोधन किया जाता है। किसी भी धातु का शोधन करना एक लंबी प्रक्रिया होता है, ताकि उस धातु में कोई टॉक्सिन नहीं रहे, कोई अशुद्धियाँ नहीं रहे। उसके बाद इसमें पुट दिया जाता है और पुट देने का मकसद होता है कि उसमें उसको सूक्ष्मीकरण करना। इतने नैनो पार्टिकल्स में हो जाता है कि शरीर के एक एक सेल तक वो पहुंचता है और उसका अवशोषण अच्छे तरीक़ा से होता है। कई तरह के क्वाथ और तेल में बुझाने के बाद लास्ट में इसको 21 बार गौ दूध में बुझाया जाता है। गर्म करना है, बुझाना है, गर्म करना है, बुझाना है। ये जब शुद्ध हो जाता है उसके बाद लोहे के कढ़ाई में डाल करके और 4 से 5 घंटे तक तेज़ आंच दिया जाता है। जब आंच देने के बाद ये पिघलना शुरू करता है तो इसमें नीम का पत्र का स्वरस या नीम के पत्ते को सुखाकर फाइन पाउडर कर लेते हैं, कपरचून पाउडर, और उस पाउडर को उसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं और उसको हिलाया जाता है। फिर बाद में जब वो स्वांग शीतल हो जाता है तो उसको फाइन पाउडर करके गवार पाठे अर्थात एलोवेरा का जूस में इसको छोटी छोटी टिकिया बना लिया जाता है और टिकिया बना करके फिर छाया शुष्क किया जाता है। जब सूख जाता है फिर इसको पुट देना होता है और ये पुट कम से कम 10-12 पुट दिया जाता है। और पुट देने की भी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक दिया जाता है। पहला पुट जो दिया जाता है वो तेज़ आंच में, दूसरा पुट जो दिया जाएगा वो उससे कम आंच में दिया जाएगा। इस तरह से उत्तरोत्तर आंच जो है मतलब अग्नि को कम किया जाता है। जो प्राप्त होता है भस्म वो शुद्ध होता है, सूक्ष्मगामी होता है, बहुत ही प्रभावशाली है। इसका प्रयोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप से कर सकते हैं। भस्म जो होता है रस में तिक्त और कसाय रस का होता है। इसका वीर्य शीत होता है और विपाक मधुर होता है और लघु होता है। इसे चक्षुष से बोला गया है, मतलब आँख के लिए, नेत्र के लिए अच्छा होता है। प्रमेह नाशक होता है। अब प्रमेह में किसमें पीता जो प्रमेह होता है उसको नाश करता है। पांडु रोग को वो दूर करता है, श्वास को दूर करता है, बल्य और वीर्य दोनों का वर्धन करने वाला होता है और अतिसार और संग्रहणी ये दोनों अवस्थाओं में काम करता है। लेकिन अतिसार और संग्रहणी का किस कंडीशन में हमको यूज करना है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसका प्रयोग कंठमाला में, अपची में या अभ्यंग कहीं भी शोथ हो गया है उसमें किया जाता है तो बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है। मात्रा की बात करें तो हर वीडियो में जैसा कि हम बात करते हैं कि मात्रा रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन एक एडल्ट को 60 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम लेना चाहिए और वो भी स्वतंत्र रूप से न लेकर किसी अन्य औषधि के साथ में लेना चाहिए। और आप उसको मलाई में, घी के साथ, हनी के साथ, अवस्था के अनुसार अलग अलग अनुपान के साथ इसको दे सकते हैं। अब हम एक एक करके बीमारी के बारे में देखेंगे। मूत्र की बीमारी, मूत्र की जो समस्या होती है, बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि फाउल स्मेल आता है, झाग आता है मूत्र में या साफ नहीं दिखता है, तो वैसे में भी आप यसत भस्म का प्रयोग जरूर करिए। श्वेत प्रपट्टी के साथ अगर यसत भस्म को देते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके साथ गौक्षूर का काढ़ा जरूर दीजिए। साथ में अगर ये लंबे समय से है तो चंद्र प्रभावटी और गौक्षूर आदि गूगल भी देते हैं तो क्लेद का वहन करता है, जो भी क्लेद होगा उसको निकल जाएगा। और आप सिर्फ इसका भी प्रयोग करके देखिए, उसमें अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पैतृक प्रमेय में इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो बंग भस्म के बारे में, तो बंग भस्म का प्रयोग जब हम शुक्र प्रमेय और
कफज प्रमेह में करते हैं तो शीघ्र प्रभावी होता है, लेकिन 35 प्रमेह में अगर आप यशद भस्म का प्रयोग करेंगे तो यह बहुत जल्दी प्रभावी होगा। तो यशद भस्म का प्रयोग आप 35 प्रमेह में करिए, उसके साथ आप प्रवाल पिष्टी और गिलोय सत्व मिला करके आप दीजिए। तो जो रोगी को लक्षण होता है, जैसे हाथ पैर में जलन होते रहता है, कभी कभी सर्वांग दाह का प्रॉब्लम होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को और थोड़ा ही पानी पीने पे वो रिलीफ महसूस करता है, उसके जो यादाश्त शक्ति है वो लोप हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस तरह का जो पेशेंट आते हैं पित्तज प्रमेही, वहाँ पे यशद भस्म का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। ग्रीष्म काल में बहुत लोगों को और ख़ास करके बच्चों लोगों को देखा जाता है कि फोड़े फुंसी निकल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे बचना तो चैत्र माह में ही लगभग 20 से 21 दिन तक नीम का जो पत्ती निकलता है, नया नया जो कोपल होता है, वो कम से कम 17 से 18 लेकर के और काली मिर्च 1 या 2 सुबह सुबह चबा चबा के खाना है, ऊपर से हल्का 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखेंगे कि पूरे साल भर आप जो है निरोग रहेंगे, कोई व्याधि आपके आसपास भटकेगा नहीं और फोड़ा फुंसी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या किसी को अगर होता है तो आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए, उस पेस्ट में आप घी मिलाइए या नारियल का तेल मिला करके, अगर फोड़ा फुंसी होता है तो वहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं और इंटरनल भी लीजिए प्रवाल पिष्टी के साथ, अगर इसको मोती पिष्टी के साथ मिला के लेते हैं तो फोड़ा फुंसी में बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में हम एक और भी बात बता देना चाहते हैं कि टॉन्सिलाइटिस जो बच्चे को बार बार होता है, वहाँ पर भी ये यशद भस्म का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। एक्सटर्नल लेप भी करने से शोथ कम हो जाता है और इंटरनल भी देना है। इंटरनल हम देते हैं त्रिकटु के साथ, अगर आप उसको मिला के देते हैं, त्रिकटु हो गया और त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ देते हैं, टॉन्सिलाइटिस में तुरंत आराम मिलता है। वर्षा काल में अब तो बहुत कम होता है या गांव में देखने को मिलता है, शहर में तो ये चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बचपन में, जब हम लोग का बचपन गांव में ही गुजरा है, तो देखे थे कि वर्षे के समय में जब गंदा पानी में अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं तो हाथ और पैर में पानी लग जाता है। पानी लग जाता है मतलब हाथ का जो ये भाग है वहाँ पे वाइट आ जाता है, हाथ में पैर में। तो वैसे स्थिति में आप यशद भस्म का जरूर प्रयोग करिए। यशद भस्म को घी में मिला के पेस्ट बना के वहाँ पे लगाइए। और इंटरनल आप सूक्ष्म त्रिफला आप दे सकते हैं, गंधक रसायन, अमृतादि गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, ये सब अगर आप इंटरनली देंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस तरह का जो पानी लगने की समस्या होती है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रंथि और गांठ के बारे में भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा है और ज़रूर आप करके देखिएगा। आप ग्रंथि या गांठ, जिसको आयुर्वेद में रसौली बोलते हैं, अर्बुद बोलते हैं, यह प्रायः बच्चों में हो जाता है, कभी पीठ में होगा, कभी छाती में होगा, कभी फॉरहेड पे निकल जाता है। तो यहाँ पर आप इंटरनल प्रयोग कराइए प्रवाल पिष्टी के साथ। और एक अर्बुद का रसौली का एक फार्मूला है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप बना करके ज़रूर लगाइए। इसमें बहुत ही आसान चीज़ है। सेंधा नमक लेना है, आक का दूध लेना है, सेहुंड का दूध लेना है, गुड़ लेना है, चित्रक का जड़ और दंती के जड़, ये सभी का पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बना करके वहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखा गया है कि जो फोड़ा फुंसी, जो गलगंड होता है, जो ग्रंथि होता है, गांठ होता है, फूटने वाला होता है, वो फूट जाता है और उसके अंदर जो पस है या वो इजीली बाहर निकल जाता है, या बैठने वाला अगर होगा वो बैठ भी जाता है। यशद भस्म का प्रयोग करके एक अंजन बनाया जाता है, आप लोग इसका प्रयोग करते भी होंगे। तो ये अंजन बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा है, लेकिन अगर एक बार आप मेहनत करके बना लेते हैं तो ये कई सारे बीमारियों में काम आएगा। स्टाई का जो प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को बार बार रिकरेंस होता है, आँख के जो हमारा आईलेस है, वो आईलेस पर आइल ग्लैंड होता है, वहाँ पे संक्रमण हो जाने से, इन्फेक्शन होने के कारण बार बार होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है, जलन भी होता है। इसके लिए आप यशद भस्म से जो अंजन तैयार करेंगे उसको लगाइए तो बहुत अच्छा काम करेगा। पैथिक ब्लाइंडनेस में, जिसको रात में दिखता नहीं है, वैसे लोगों को भी अगर आप करते हैं तो अंजन से फ़ायदा मिलता है। या फिर कंजेवाइटिस हो जाता है,
ये संक्रमित अगर हो गया है, आँख लाल हो गया है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे में भी इस अंजन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम अंजन बनाने के लिए लगभग 1 ग्राम अशुद्ध भस्म लेते हैं और लगभग 20 से 25 ग्राम के हम इसमें ले लेते हैं गाय का शुद्ध घी और इसमें 125 मिलीग्राम लेते हैं भीमसेनी कपूर, आपको मिल जाएगा, जिसको हम देसी कपूर भी बोलते हैं, और लगभग 10 ग्राम के समथिंग में आप मक्खन ले लीजिए। अब ये 4 ही आइटम है। अब 4 आइटम को अगर कांसा का, अगर आपके पास थाली है या बड़ा सा कटोरा टाइप का है, तो उसमें डाल करके हाथ से मथना है और दूसरा क्या है, पानी से धोना है। यह प्रक्रिया 108 बार करना है। जैसे आप जानते होंगे सतधौत घृत जो बनाया जाता है, ठीक ऐसे ही बनाया जाता है, उसमें भी 100 बार धोया जाता है घी को। तो ऐसे जब ये सभी मिला को धोएंगे ना, तो ये जो आपका अंजन बन जाएगा, ये आँख के लिए ही नहीं, किसी भी प्रकार का उंड होता है और आँख की कोई भी समस्या है वहाँ पे लगाइए तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और इसका इंटरनल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सप्तामृत लौ के साथ यह सद्भस्म दीजिए। आँख की कोई समस्या होती है, साथ में आप त्रिफला को रात को पानी में डाल दीजिए और फिर उसको निथार करके उसके पानी से आँख को धोना भी है, माथा भी धो लीजिए, तो आँख की जो समस्या होती है उसमें बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलेंगे कि दिन में खट्टा चीज़ खाए, पानी पूरी खाए और रात को सोए तो नाइट फॉल्स हो जाता है। यहाँ तक इतना धातु पतला हो जाता है कि अगर स्त्री प्रसंग की बात होती है तो उनको जो है श्राप हो जाता है। तो ऐसे जिनका वीर्य पूरा पतला हो गया है, वहाँ पे धातु क्षय हो गया है, कभी कभी पेशाब के रास्ते से भी निकल जाता है, तो यहाँ पर यशत भस्म का प्रयोग शिलाजीत के साथ कीजिए। 2 ही योग हैं, शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत 125 ग्राम लीजिए और यशत भस्म 125 ग्राम ले लीजिए और उसको मलाई के साथ खाना है और ऊपर से गौ दूध लेना है। इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। कई पेशेंट को प्रयोग किया गया है और इसका अच्छा है, तो आप जरूर इसका प्रयोग करके देखिए। अतिसार और संगनी में, लेकिन अतिसार और संग्रहणी का कारण क्या है वो जानना है। अगर यह किसी तरह के संक्रमण से हो गया है, चीज़ आपने खाया है और आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो वहाँ के लिए संजीवनी बटी बहुत अच्छा काम करता है। और लेकिन किसी कारण से अगर शोथ हो गया है और शोथ के कारण अगर अतिसार है, तो वहाँ पे आप यशत भस्म का प्रयोग करिए प्रवाल पंचामृत के साथ या पंचामृत प्रपटी, ये दोनों के साथ अगर करते हैं तो अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है वो दूर हो जाता है। पांडु रोग में यशत भस्म का प्रयोग आप अबरक भस्म के साथ कीजिए तो पांडु रोग में अच्छा रिजल्ट। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो अधिक धातु क्षय हो जाने के कारण उनकी अग्नि मंद हो जाती है, उन्हें अन्नाभिलाषा हो जाता है, अन्न वो देखने में उनको लगता है कि वोमिटिंग हो जाता है, इतनी समस्या हो जाती है। ऐसे धातु क्षय के पेशेंट आता है, उनको यशत भस्म आप पंचकोल के साथ दे सकते हैं। पंचकोल में होता है पीपल, पीपला मूल, चव्य, चित्रक और सूंठ, ये 5 चीज़ होता है। तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसमें आपको 1 से 2 ग्राम लेना है और 125 मिलीग्राम ये मिला करके सुबह शाम शहद के साथ चाटने के लिए दीजिए, या त्रिकटु ही मिला दीजिए। त्रिकटु में पीपली, काली मिर्च और सूंठ होता है, इसका पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये दोनों के साथ दीजिए। तो धातु क्षय के कारण अगर मंदाग्नि हुआ है वहाँ पे यशत भस्म, बंग भस्म ये बहुत ही अच्छा काम करता है। राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा के आगे तक स्टेज चला गया है, जब संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गया हो, खांसी के कारण कलेजा में दर्द होता हो, पेट में दर्द होने लगता हो, फुफ्फुस जो है लंग्स बहुत इन्वॉल्व हो चुका हो, प्रातःकाल पसीना आता है और शरीर में बुखार हमेशा बना रहता है, तो ऐसे पेशेंट को आप यशत भस्म, प्रवाल पिष्टी और मोती पिष्टी के साथ और सुबह सुबह चमन प्रसावले के साथ देना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि सितोप्लादी चूर्ण को कभी भूलना नहीं है। सितोप्लादी चूर्ण जो है ये राजयक्ष्मा का ही अधिकार में आया है, तो सितोप्लादी चूर्ण तो 1 से 2 ग्राम आपको मिला के देना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी रिकवरी होता है और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। ऐसे इस पे बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं, लेकिन एडेनोकार्सिनोमा में भी यह यशत भस्म को देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो
तो यशद भस्म आपके क्लिनिक में है तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं और आपका कोई अनुभव है तो आप प्लीज़ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और दूसरा लोग भी इस आयुर्वेद के अमृत स्वरूप औषधि का प्रयोग करके लाभान्वित हो सके। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इसी तरह के अपने अनुभव के साथ, जो शास्त्रों में अध्ययन किए हैं उसकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।